हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कैसे किसी भी प्रोग्राम के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक्सप्रेशन कैसे डिराइव किया जा सकता है और हमने मशीन डिपेंडेंट अप्रोच देखा। इस वीडियो में दोस्तों हम मशीन इंडिपेंडेंट अप्रोच देखेंगे, बट उसके पहले मैं आपको प्रीवियस वीडियो में जो एग्जांपल हमने लिया था उसे फिर से दिखाना चाहूँगा। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को देखा था जहाँ पर कैसे इस प्रोग्राम सेगमेंट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि पहले सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर आप वो सारे स्टेटमेंट को लिस्ट करेंगे जो सीपीयू पे एग्जीक्यूट होंगे। और ये सारे स्टेटमेंट्स कहाँ से मैंने लिखे हैं? इस प्रोग्राम से। s इक्वल्स टू 0, i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 1, i प्लस प्लस, s इक्वल्स टू s प्लस i। और फिर आपको लिखना है कि वो स्टेटमेंट्स कितनी बार एग्जीक्यूट होंगे, उनका काउंट ऑफ एग्जीक्यूशन क्या रहेगा। तो यहाँ पर मैंने एक कॉलम काउंट बनाया है जिसके अंदर मैंने लिखा है s इक्वल्स टू 0 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, i इक्वल्स टू 1 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा। ये सब चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पर मैंने अज्यूम किया था कि असाइनमेंट के लिए t1 टाइम लगेगा, इसलिए जो टाइम की कैलकुलेशंस है वो कुछ इस तरह होंगी जहां पर आप देख रहे हैं कि s इक्वल्स टू 0 एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है और एक असाइनमेंट के लिए सपोज t1 टाइम लग रहा है, तो इस पूरे के लिए कितना टाइम लगेगा? t1। वैसे ही i इक्वल्स टू 1 भी असाइनमेंट है तो इसके लिए भी t1 टाइम लगेगा। और ये है कंपैरिजन, तो सपोज कंपैरिजन के लिए टेस्टिंग के लिए हमें t2 टाइम लगता है। तो दोस्तों टोटल कितनी टाइम ये एग्जीक्यूट होने वाला है? n+1 टाइम, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो इसलिए टोटल टाइम कितना लगेगा? n+1 इंटू t2। सिमिलरली i प्लस प्लस एन टाइम एग्जीक्यूट होगा तो n इंटू t3 टाइम लगेगा, वेयर t3 टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 अपडेट। ओके, i प्लस प्लस यानी i की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करना यानी i को अपडेट करना। तो सपोज एक अपडेट के लिए t3 टाइम है तो n अपडेट के लिए n टाइम्स t3 लगेगा। सिमिलरली दोस्तों ऐड करके असाइन करने के लिए सपोज t4 टाइम लगता है, इसलिए अगर ये स्टेटमेंट n टाइम्स एग्जीक्यूट होता है तो टोटल टाइम n इंटू t4 लगेगा। इसलिए अब इस पूरे प्रोग्राम सेगमेंट के लिए टोटल टाइम क्या होगा? आपको ये सारे टाइम्स को ऐड करना होगा। तो ये सारा टाइम अगर आप ऐड करेंगे सो यू विल गेट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। अब हम लोग जो देखने वाले हैं यहाँ पर इस वीडियो में अप्रोच, वो मशीन इंडिपेंडेंट अप्रोच होगा। अगर आप देखेंगे दोस्तों ये जो एक्सप्रेशन है इसमें t1, t2, t3, t4 ये सारे टर्म्स मशीन पे डिपेंड करते हैं। देखिए जैसे t1 क्या है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर असाइनमेंट। अब आपका मशीन बहुत अच्छा लेटेस्ट है, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, तो वो हो सकता है कि वो कम टाइम ले। पुरानी मशीन है तो हो सकता है वो ज़्यादा टाइम ले। और ये सॉफ्टवेयर पे भी डिपेंड करता है कि आप किस सॉफ्टवेयर पे प्रोग्राम रन कर रहे हैं। सो t1, t2, t3, t4 ये सब सॉफ्टवेयर एंड मशीन डिपेंडेंट है। तो क्या कोई ऐसा अप्रोच टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बना सकते हैं जिसमें ये मशीन डिपेंडेंट टर्म से कोई लेना देना ना हो? तो इसका आंसर है यस। और इसके लिए कैसे लोगों ने सोचा, यही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर नोट कीजिएगा, इफ n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर अच्छा n क्या है? नंबर ऑफ इनपुट्स। अगर आप ये फॉर लूप देखेंगे तो यहाँ पर n क्या है? कितनी बार आपको ये फॉर लूप एग्जीक्यूट करना है, तो n इज नंबर ऑफ इनपुट्स। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों जो n है अगर ये बहुत बड़ा हो जाए, टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए, तो इसके सामने ये टर्म्स क्या हो जाएंगे? नेग्लिजिबल हो जाएंगे, इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ इफ n टेंस टू इन्फिनिटी देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी t ऑफ n इज कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज n टाइम्स t2 प्लस t4। इसे मैं सम कांस्टेंट k कहता हूँ। आइए कुछ और एग्जांपल के जरिए मैं इस कंसेप्ट को आपको पहले बताता हूँ कि जब n की वैल्यू इन्फिनिटी हो तो कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है। ये फाउंडेशन है फॉर असिम्प्टोटिक एनालिसिस। अच्छा, हम लोग क्यों n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं? तो दोस्तों बेसिकली जब हम किसी एल्गोरिथम के कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तब वहाँ पे हम फोकस करते हैं बहुत बड़े इनपुट साइज के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे n नंबर सॉर्ट करने हैं, ठीक है, सॉर्टिंग करनी है। सॉर्टिंग का मतलब समझता है ये नंबर्स को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो मैं कभी 10 नंबर 100 नंबर की बात नहीं करूंगा, मैं बहुत ज़्यादा नंबर जैसे 10,000 1 लाख ऐसे नंबर्स को सॉर्ट करना चाहूँगा। तो यहाँ पर हम लोग n टेंस टू इन्फिनिटी की बात करें, मतलब n बहुत बड़ा होगा तब आपका प्रोग्राम कैसे बिहेव कर रहा है इसमें ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि छोटे मोटे प्रोग्राम के लिए तो छोटा मशीन भी अच्छे से काम कर लेगा, बट जब इनपुट साइज बहुत ज़्यादा हो तब वो एल्गोरिथम एफिशिएंटली काम कर पा रहा है कि नहीं, हमेशा हम इस पार्ट में इंटरेस्टेड रहते हैं। इसलिए हम हमेशा n टेंस टू इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करना चाहते हैं। और जब भी n टेंस टू इन्फिनिटी हो तब आप ऑटोमेटिकली देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे टर्म होंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जो नेग्लिजिबल हो जाएंगे। कुछ और एग्जाम्पल के जरिए से बताना चाहूँगा। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा जहाँ पर हम कंसीडर करेंगे टोटल 3 केसेस। तो देखिए पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के एक्सप्रेशन को देखिए जो है t1 टाइम्स n प्लस 7 टाइम्स t2। तो दोस्तों व्हेन n टेंस टू इन्फिनिटी, जब n बहुत बड़ा हो जाए तब ये जो कांस्टेंट टर्म है ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि n इन्फिनिटी है और ये कांस्टेंट है, तो इसके 7 t2 तो n के सामने एरर हो जाएगा ना। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, अप्रोक्सीमेटली का इक्वली लिख सकता हूँ t1 टाइम्स n। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। तो दोस्तों इस एग्जांपल को देखिए जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी t1 प्लस t2 टाइम्स n स्क्वायर प्लस 2t1 इंटू n प्लस 5 टाइम्स t3 है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ना, n बहुत बड़ा लेते हैं, फॉर एग्जांपल 10⁻20। ओके, तो n स्क्वायर क्या होगा, 10⁻40 होगा, करेक्ट, और n क्या होगा 10⁻20। तो दोस्तों 10⁻20 10⁻40 के सामने तो एरर है ना, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जो दो टर्म है 5t3 और 2t1n, ये दोनों इनसिग्निफिकेंट है या कह लीजिए नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू n स्क्वायर। इसलिए मैं कह सकता हूं कि व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी t ऑफ n इज कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज t1 प्लस t2, जिसे मैं सपोज कहता हूं सम कांस्टेंट k टाइम्स n स्क्वायर। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों सॉरी, यहाँ पर जो हमने सेकेंड एग्जांपल देखा था उसके बाद जो उसमें मुझे लग रहा है आपको समझा कैसे n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो जो आगे के दो टर्म है वो नेग्लिजिबल हो जाएंगे। सो दोस्तों वैसे ही नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखिए जिसमें अगर मेरे पास t ऑफ n इक्वल्स टू है t2 इंटू 2n प्लस n क्यूब इंटू t1 प्लस t2 प्लस n t1। तो जरा सोचिए, अगर n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए, आप n की बहुत बड़ी वैल्यू लेकर देखना, तो आप देखेंगे ये डोमिनेट कर लेगा और बाकी सब इसके सामने एरर होंगे, इनसिग्निफिकेंट होंगे। तो आप यहाँ पर n की कोई बड़ी वैल्यू लेकर देखिए, जैसे सपोज n इक्वल्स टू 2⁻40, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखिए तो क्या आएगा 2⁻40, ठीक है, और n क्यूब क्या होगा 2⁻40 का क्यूब यानी 2⁻120। तो 2⁻120 तो एरर है 2⁻2⁻40 के सामने, तो इसलिए दोस्तों ये सारे टर्म नेग्लिजिबल हो जाएंगे एज कंपेयर टू 2⁻n व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग लिख सकते हैं t2 टाइम्स 2⁻n। तो इतना आप जरूर ऑब्जर्व करते होंगे कि जब n इन्फिनिटी के करीब पहुंच जाता है, जब n इन्फिनिटी के करीब पहुंच जाता है, तब जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की दोस्तों एक्सप्रेशन होती है वो सम कांस्टेंट टाइम्स f ऑफ n होती है। और ये f ऑफ n क्या होता है, पूरे एक्सप्रेशन में जो सबसे लार्जेस्ट फंक्शन होता है, और यही बेस है असिम्प्टोटिक एनालिसिस का। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जब हम लोग n टेंस टू इन्फिनिटी पे पहुंच रहे हैं तो जो हमें एक्सप्रेशन मिल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इस थर्ड एग्जांपल में t ऑफ n इक्वल्स टू t2 टाइम्स 2⁻n मिला जब n टेंस टू इन्फिनिटी था। तो ये जो टर्म है दोस्तों ये मशीन इंडिपेंडेंट है और T2 जो है ये मशीन डिपेंडेंट है। तो जरा इसे मैं जनरलाइज करके बताता हूँ आपको। तो सपोज मेरे पास एक प्रोग्राम के दो कॉपी हैं, ठीक है, उसको मैं दो अलग अलग मशीनों पे रन करता हूँ और मैं मेजर करता हूँ दोनों के लिए टाइम कितना लगेगा। तो दोस्तों जो फर्स्ट दोनों सेम प्रोग्राम है, इसलिए जो फर्स्ट वाली मशीन समझो बहुत अच्छी है, तो उसमें जो टाइम लग रहा है फॉर एग्जांपल n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए, हाँ n बहुत बड़ा है, सपोज फर्स्ट और मशीन के लिए जो टाइम लगेगा वो है k1 टाइम्स f ऑफ n और सेकेंड वाली मशीन के लिए k2 टाइम्स f ऑफ n लग रहा है। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि मेरा प्रोग्राम सेम है ना, तो दोनों में जो टाइम लगेगा ना दोस्तों उसमें f ऑफ n सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर पहले वाली मशीन के लिए टाइम लग रहा है से 7 टाइम्स 2⁻n, ओके, सो दूसरी वाली जो मशीन है उसके अंदर लगेगा 14 टाइम्स 2⁻n। पर ये जो 2⁻n है ये दोनों में सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि ये मशीन इंडिपेंडेंट है, ये नंबर ऑफ इनपुट्स पे डिपेंड करता है। अगर आपने प्रीवियस वाली वीडियो देखी है जहां पर हमने टेबल बना के बाकायदा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट किया था, तो उसमें जो n वाले टर्म थे वो मशीन पे डिपेंड नहीं कर रहे थे, मशीन पे डिपेंड तो ये कांस्टेंट टर्म्स कर रहे थे, है ना, t1 t2 t3 ये सब जो आप लिख रहे थे। तो वो हो सकता है कि पहले वाली मशीन में अलग हो, इसलिए यहाँ पर आंसर 7 आ रहा है, दूसरी वाली मशीन में उसकी वैल्यू ज्यादा हो तो आंसर 14 आ रहा है। तो जो कोफिशिएंट्स होंगे वो मशीन डिपेंडेंट होंगे, बट जो n के टर्म्स हैं वो मशीन इंडिपेंडेंट होंगे। उनका मशीन से लेना देना नहीं है, उनका आपके प्रोग्राम से लेना है, उनका नंबर ऑफ इनपुट से लेना देना है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर सचमुच में मैं ये जानना चाहता हूँ कि दो एल्गोरिथम में से कौन सा बेस्ट और कौन सा बेस्ट नहीं है, तो दोस्तों हमें किस पे फोकस करना चाहिए, f ऑफ n पे, क्योंकि यहाँ पर जो f ऑफ n है इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, f ऑफ n इज इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन। तो अगर मुझे दो एल्गोरिथम कंपेयर करना है तो मुझे बस ये फोकस करना होगा कि दोनों में f ऑफ n का वैल्यू क्या है। सो अगर इस चीज को जनरलाइज करें, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दो एल्गोरिथम्स हैं, एल्गोरिथम 1 एंड एल्गोरिथम 2, और उसे मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, सो
मैं क्या करूंगा, सबसे पहले दोनों एल्गोरिथम के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक्सप्रेशन निकालूंगा फॉर n टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए। सो मैं देखूंगा, सपोज पहले के लिए जो एक्सप्रेशन निकला दोस्तों वो है k1 टाइम्स f ऑफ n, और दूसरे एल्गोरिथम के लिए जो एक्सप्रेशन निकला वो k2 टाइम्स g ऑफ n है। तो हम किस में इंटरेस्टेड रहेंगे, f ऑफ n और g ऑफ n की वैल्यू में। और ये दोस्तों जो एनालिसिस है ये अप्रॉक्सीमेटेड एनालिसिस है, यहाँ पर हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए बात कर रहे हैं। जैसा आप सब लोगों ने देखा था, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक्सप्रेशन हो सम t1 टाइम्स 2n प्लस t2 टाइम्स n, तो आपने देखा था कि जब n बहुत बड़ी वैल्यू ले तब ये टर्म नेग्लिजिबल हो जाएगा और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ इस पे डिपेंड करेगी। और इसलिए हम हमेशा इस 2n में इंटरेस्टेड रहते हैं, यानी जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक्सप्रेशन है उसमें सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग फंक्शन कौन सा है, जो सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग फंक्शन रहेगा वही डिसाइड करेगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो इस तरह के एनालिसिस जिसमें हम किसी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के एक्सप्रेशन में हाईएस्ट सब ग्रोइंग फंक्शन में इंटरेस्टेड रहते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस अप्रोक्सीमेटेड एनालिसिस का नाम है असिम्प्टोटिक एनालिसिस। और इसी पूरे एनालिसिस को हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपने इतना समझा कि कैसे जो मशीन डिपेंडेंट टर्म थे T1, T2, T3, T4 वो सब में हम इंटरेस्टेड नहीं है। हम ये इंटरेस्टेड हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाता है तो कैसे बाकी के टर्म नेग्लिजिबल हो जाते हैं, फिर वो टर्म जो सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग होता है, इसके ऊपर मैं और डिस्कस करूंगा कि हाईएस्ट ग्रोइंग का क्या मतलब है, कैसे वो डिसाइड करता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वैल्यू पुट करके भी इसके बारे में डिटेल में आपको सिमुलेशन दिखाऊंगा, तो अपने आप समझ जाएंगे। तो मुझे लगता है आपको धीरे धीरे इतना समझता होगा कि हमें मशीनों की जरूरत नहीं है किसी भी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए। हम बस क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जो मशीन इंडिपेंडेंट टर्म f ऑफ n है उसकी वैल्यू क्या है और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा। आइए सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि असिम्प्टोटिक इक्वल फंक्शन क्या होते हैं, असिम्प्टोटिक अनइक्वल फंक्शन क्या होते हैं और कैसे मैथमेटिकल फॉर्मूले के जरिए उन्हें पहचाना जाए, आइडेंटिफाई किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।